हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत जो है हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी और उसमें हमारा एग्रीकल्चर चल रहा था। तो कल जो था हमने आपके कुछ टॉपिकों को पढ़ा, जिसमें हमने जो था मेरे प्यारे बच्चों गेहूं को पढ़ लिया था, बाजरे को पढ़ लिया, मक्का को पढ़ लिया और इन सब के पढ़ने के बाद हमने पल्सेस को पढ़ा और हमने देखा कि पल्सेस में भारत सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर है, उपभोग और साथ में आपका कंज्यूम भी कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में लोगों की जो है आपका नॉन वेजिटेरियन जो लोग शाकाहारी लोग हैं उन सॉरी जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन लोगों की संख्या काफी है। क्लियर है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डिपेंड करते हैं, वो अपना सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं पल्सेस। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अपना मांस मीट ये वगैरह वगैरह से जो है अपने प्रोटीन को अपना कंज्यूम करते हैं। यही कारण है कि भारत में बहुत ज्यादा पल्सेस का आपका इंटेक होता है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि आपका पल्सेस में भारत आपका प्रोडक्शन में और कंज्यूम में नंबर 1 पे है। चाइना के बाद हम दूसरा आपका आप देखेंगे कि कौन कौन सी दाल है और कुछ फसलें जो हैं आपका रबी की हैं और बहुत सारी फसलें आपका खरीफ की हैं। और इसमें अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये प्रमुख आपके प्रोड्यूसर स्टेट हैं। जो लोग क्या करते हैं आपको पता होगा, ये लोग वो है जो आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है। तो इतना आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इन सब चीजों को देखते हुए। फिर उसके बाद हमने बात की थी चाय की, ओ सॉरी जो आपका तिलहन है। हाँ, हमने तिलहन की बात करी। जो आपका सरसों है, मूंगफली है, क्लियर है, इन सारी फसलों की जो बाग में पैदा होती है उनको भी हमने देखा कि भारत में बहुत सारे डिमांड और बहुत सारे पकवान है जो आपके बिना तेल के अधूरे हैं। क्लियर है। भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें तेल के बने पकवान ना खाए जाते हो। क्लियर है। जब तक आपका त्योहारों का रंग फीका है, जब तक घर में कोई आपका मीठा पकवान तेल में ना बन जाए या कोई पकवान तेल में ना बने। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, बहुत सारे प्रकार हैं जिनसे ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब है चाय। क्लियर है। अब हम चाय को देखते हैं। चाय को देख लीजिए। चाय में बात करें, चाय एक रोपण है यानी कि एक बाप का प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और आपको पता होना चाहिए उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का इलाका है। क्या क्या आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, पाला रहित हो, क्लियर है, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ढाल युक्त होनी चाहिए और जल की सुगमता हो, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने इसमें देख ली। और सस्ते श्रम की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर क्या है चाय की खेती होती है, ऐसे ही आपका हिमाचल में भी होती है। 2018 में भारत विश्व में चाय उत्पादन में दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। आगे बढ़े। फिर हमने बात की थी कॉफी की और आप जानते हैं कॉफी भारत में काफी अच्छी जो क्वालिटी है, जो किस्म है, अरेबिका जो एक आपकी किस्म होती है कॉफी की, वो हम लोग आपका पैदा करते हैं और बड़ी डिमांड है उस कॉफी की। और आप जानते हैं कॉफी अमेरिकन, हाँ, जो अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। और स्टार्टिंग अगर आप माने कॉफी की, वो कहां से है, यमन से मानी जाती है कि यमन का मूल नेटिव है। ठीक। और कह रहे हैं कि कॉफी में अलग अलग डिमांड्स है और स्टार्टिंग जो आपका पीरियड था एग्रीकल्चर का, वो बाबा बदून की पहाड़ियां, मैंने कहा था आप इसको सर्च करके आना कि बाबा बदून की पहाड़ियां कहां पर है। फिर हमने आपका नीलगिरी हिल्स वगैरह पे हमने देखा कि यहाँ पर भी काफी मात्रा में जो है कॉफी होती है। और आप जानते हैं कॉफी के लवर बहुत तगड़े हैं। कैसे हैं कॉफी के जो लवर हैं, बहुत तगड़े हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम पहुंचते हैं आपका बागवानी फसलें। तो आप जानते हैं कि बागवानी फसलें जो हैं सब आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और हम लोग जो है बागवानी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपनी चीजों को, अपनी इनकम को बढ़ा सकें और जो चीज हमको उपभोग के लिए जरूरी है हम उनकी डिमांड्स को पूरा कर सकें। क्लियर है। आप कह रहे हैं कि बागवानी फसलें सन 2018 में भारत विश्व का फसलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
तो पहले पे कौन है? चीन। आप जानते हैं बहुत सारी चीजों में चीन पहले पर है। और दूसरे पर कौन है? भारत। सोच के देखिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीजें उस पर भी आपका सिमिलरिटी करती है। फल और सब्जी के उत्पादन में ये देख लिया आपने, शीत और भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसल उगाता है। यानी कि कुछ फसल गर्मी में उगते हैं और कुछ आपके सर्दियों में भी उगते हैं। आम वगैरह देख लीजिए, और कुछ फसल गर्मियों में आते हैं, कुछ सर्दी में आते हैं। यानी कि दोनों सीजन में हम लोग बेसिकली फ्रूट हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के ही फलों का उत्पादन है। भारतीय फलों में जिसमें भारतीय फल जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी यानी जो मेघालय का रीजन है, संतरे, केरल, महाराष्ट्र, आपके तमिलनाडु, केला, उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत महंगा है। आप जानते हैं बिहार में लीची कितनी अच्छी होती है। एक टाइम था कि देहरादून का जो रीजन था उसमें बड़ी अच्छी लीची होती थी, बहुत हाई क्वालिटी की लीची मानते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ गायब हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने पेड़ों को काट रहे हैं, और पेड़ों को काटने की वजह से ये सारी समस्याएं हमको देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है? इतना आपने देख लिया। अब आप देख सकते हैं अखरोट, सेब और अनार। भारत में टमाटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, क्षमा चाहूंगा, मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यानी कि जो इनका प्रोडक्शन है हम बड़े अच्छे लेवल पर करते हैं, बड़े मार्क्स लेवल पर हम लोग इनका प्रोडक्शन करते हैं, और क्यों ना करें, हमको जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे। अब हम बात करते हैं अखाद्य फसलें। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, फिर भी उनको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी फसलें हैं अखाद्य फसलें? आप कहेंगे सर अखाद्य फसलें हैं जिनको हम खाते नहीं फिर भी क्यों उगा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा क्यों उगाते हैं। बात करते हैं रबड़। रबड़ कहाँ है? आपका भूमध्यीय क्षेत्रीय की फसल है, इक्वेटोरियल रीजन की फसल है। अमेजन बेसिन का आप रीजन देखिए, क्लियर है? अफ्रीका वाला रीजन देखिए, कुछ जो है साउथ अमेरिका का जो ऊपर का पार्ट है, वेनेजुला वगैरह का, वहां रीजन देखिए, तो यहाँ आपको दिखाई देगा। परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ गर्म है, वहां भी उगा सकते हैं। यानी कि जो रीजन है बेसिकली आपका कर्नाटक वगैरह के रीजन में भी यहाँ आराम से हो सकता है। क्लियर है? कह रहे इसको बस क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, और यहाँ अच्छा बो सकते हैं क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा पहुंच जाती है। और फिर अगर हम लोग बात करें मेघालय, आपका चेरापूंजी, आपका नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसी जगह प्लेसेस हैं जहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां ये बहुत आराम से आपका पनप जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। कह रहे कि यहाँ अधिक तापमान वाली नम और आपका ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से केरल, आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में उगाया जाता है। इन जगह इसको हम लोग उगाते हैं। आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की, कर्नाटक की बात करी, केरल की बात करी, तमिलनाडु की बात करी, गारो खासो जयंतिया, मैंने कहा ना जहाँ 2 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है। और आप जानते हैं गारो खासो जयंतिया, गारो खास जयंतिया ये ऐसी कीपाकार पहाड़ियां हैं जहां पर, हाँ, जो आपका चेरापूंजी का मोन्सेराम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा करती है। लगभग 1024 आपका सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज। सोच कर देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मोन्सेराम में होती है। क्लियर है? तो ये अखाद्य फसलों का प्रमुख हमने इसमें देखा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं रेशेदार फसल। कपास, जूट, सन, 3 फसल का ध्यान रखिए। कपास अलग होती है, जूट अलग होता है, सन अलग होता है। और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। एक
पहली देखिए कपास, दूसरी जूट, तीसरी सन, चौथी ये, ठीक है। ये 4 प्रमुख फसलें। इसमें पहली 3 मिट्टी फसल में उगाई से प्राप्त होती है और चौथी जो है कीड़े के कोकुन से प्राप्त होती है, यानी कि जो उसका वेस्ट होता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर है? रेशे का बेसिकली कीट होता है, जो आप लोग रेशम के कपड़े पहनते हो वो कीट के होते हैं। एक कपास भारत का एक पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कह रहे जो कॉटन है ये भारत का मूल है। क्या है? भारत का मूल पौधा है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन विश्व का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन बाजी मार जाता है? चाइना। भारत विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन का पठार सूक्ष्म भागों में काली मिट्टी में कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है कि अगर ब्लैक सॉयल है तो वो ज्यादा अच्छी है आपका कपास के लिए। और इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की रेनफॉल और सिंचाई और 210 दिन रहित पाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब कंडीशन मैच हो जाती हैं। 210 दिन रहित पाला, दिन में खिली धूप होती है। यह खरीफ की फसल है। अब आप जानते हैं तो खरीफ की फसल है, कब बोई जाएगी आपका बताइए? तो बोने का समय होगा अप्रैल से जून। अब देखिए, देख लिया, ये कपास है, इस तरह से आती है और पंजाब वगैरह के रीजन में काफी होती है। लोग इसको बीनते हैं फिर उसको बेचते हैं और यही कपास यानी कि कॉटन से ही हम क्या पहनते हैं, जो हमारे बने कपड़े हैं हम लोग पहनते हैं, इसी कॉटन के पहनते हैं। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। आपने कपास को भी देख लिया। आप कह रहे पकने का समय देखिए। इसको तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये उनके क्या हैं? ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। अब जूट का नंबर है, ठीक है, ध्यान रहेगा जूट कहाँ उगाई जाती है। जहां हर बाढ़ में आई नई मिट्टी का जमाव होती है। इसके बढ़ाने के समय में उस तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसको बोरिंग, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी के बने में किया जाता है। अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। इसकी लागत और कार्यकारण करती पैकिंग, विशेषकर नायलॉन की कीमत से कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम रहती है। नायलॉन की मांग ज्यादा है तो जूट थोड़ा कम चलता है। अब कह रहे हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हुए हैं। कुछ आपका टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो आपका रिफॉर्म हुआ है उसके कारण चीजें काफी बदल गई हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्ष से जारी है और आप जानते हैं बहुत लंबा समय एग्रीकल्चर का इंडिया ने फेस किया है, बहुत लंबे समय तक रहे हैं। परंतु टेक्नोलॉजी और आपका संस्था यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनमें परिवर्तन के अभाव से लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध रहा है। अगर मुझे बताइए नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इंस्टीट्यूशन उनको डेवलप नहीं करते। जैसे ड्रिप एरिगेशन आ रहा है आजकल, ड्राई एग्रीकल्चर आ रहा है और पोली हाउस की आपकी टेक्निक आ रही है। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं लोग अपने घरों में मशरूम उगा रहे हैं। क्लियर है? अपने घर में केसर की खेती कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये कहाँ से डेवलप हो रही हैं? नई नई आपकी मशीन टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देखिए एग्रीकल्चर एक टाइम था जो केवल हाथ से की जाती थी, आधुनिक यंत्रों का अभाव था। इन्हीं इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बेसिस पर आप देखिए अब आज की तारीख में गेहूं काटने की मशीन है, गन्ना काटने की मशीन है, मक्का को थ्रेसर करने का मशीन है, गेहूं को थ्रेसर करने का मशीन है, सरसों को थ्रेसर करने का मशीन है। आज की तारीख में हर चीज आपके डेवलप हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपकी टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं। अब पहले आप देखिए, पहले सोयल आपकी टेस्टिंग नहीं होती थी, अब आज की तारीख में सोयल टेस्टिंग होती है। मिट्टी की गुणवत्ता को चेक किया जाता है
कि भाई मान लीजिए कोई मिट्टी है, उसका हमने आपका सैंपल लिया, सैंपल से पता लग जाता है कि इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, पोटास की कमी है, सल्फर की कमी है, क्या कमी है। उसी के हिसाब से हम उस मिट्टी का आपका ट्रीटमेंट करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि इस मिट्टी को आपका सिंचाई इरिगेशन की कितनी जरूरत है, कि इसमें ओवर आपका फर्टिलाइजर तो नहीं हुआ, यानी कि ज्यादा खाद का प्रयोग तो नहीं हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसकी जलधारण आपकी क्षमता कितनी है, ये चेक कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी फसल इसमें ज्यादा हो सकती है ताकि हम उसको बोएं और हमको लाभ हो। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के और इंस्टीट्यूशन आपका रिफॉर्म की वजह से ही संभव हो पाई है। आप जानते हैं ना इतनी बात कि आप देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं और कितने केमिकल भी जो बन रहे हैं कि भाई पहले क्या था, कोई फसल में पापा कीड़ा लग जाता था और पूरी फसल को नष्ट कर देता था। आज तुरंत अगर आपकी फसल खराब होने लगती है, एक आप अच्छे से अपनी फसल पर स्प्रे कीजिए और पूरी फसल साफ हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डेवलप हो रही हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में। क्लियर है? तो ऐसा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये संभव है सब टेक्नोलॉजी से, और इसीलिए आईसीएआर आप देख सकते हैं वो आपका रिसर्च करता है। अब देखिए गेहूं की बुआई के लिए इस तरह की मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें संभव है टेक्नोलॉजी के बेस पर। क्लियर है? तो फिलहाल हम टेक्नोलॉजी के दौर को और कैसे डेवलप हुआ, कैसे इनोवेशन हुआ, हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।